हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा सीबीएसई का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, ठीक है। और आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर। मैंने बताया था कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पर होता है, इसके मिडल पॉइंट से एक नॉर्मल डाल दें आप, ये डाला तो इस नॉर्मल पे किसी भी पॉइंट को लेट कर लेंगे तो वही पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। इसके नॉर्मल पर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ये डाइपोल है, इसके नॉर्मल डालेंगे, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमें निकालना है इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर, ये इक्वेटोरियल पॉइंट जो है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझना और इसको अपने आप करके देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया हमने ए बी, ओके। ये जो है कंसिस्टिंग है चार्ज बाय चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके। इसका मिडल पॉइंट ओ लिया और इक्वेटोरियल पॉइंट निकालने के लिए अभी बताया मैंने, यहां से इस पे नॉर्मल डालिए, मिडल पॉइंट से ये लीजिए जी, ये नॉर्मल डाला, ये इसके नॉर्मल पर एक पॉइंट पी मान लिया, ठीक है। ए पॉइंट को पी से मिलाइए, ये मिलाया, ओके। बी पॉइंट को पी से मिलाइए, ये मिलाया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल शेप बन गई है। अब आप ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालनी है, ओके। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इन दोनों चार्जों के कारण अलग अलग निकलेगी। पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, ओके, फिर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण निकालने के लिए जो प्लस क्यू से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे होगा, आउटवर्ड, इससे दूर जाएगा, E1 प्लस क्यू से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे जाएगा, दूर, आउटवर्ड जाएगा, ओके। और माइनस क्यू के कारण जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो माइनस क्यू की ओर आएगा, माइनस क्यू की ओर ऐसे आएगा, ये देखिए E2, ओके। प्लस क्यू से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो आउटवर्ड जाएगा, माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो माइनस क्यू की ओर आएगा, क्योंकि ये मैंने आपको इनकी जो चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो निकालने मैंने सिखा दी थी, लेक्चर नंबर 4 में सिखा रखी है। तो वहां से आप डायरेक्शन निकालनी सीख लें, तभी आपके अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब आती है बात डाइपोल की। डाइपोल में ये डिस्टेंस कितनी लेते हैं बच्चों, L, ये भी L, टोटल कितनी होती है 2L। जो पॉइंट P है ये आप मान लेंगे स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में, रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। जो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो r स्क्वायर प्लस बेस की डिस्टेंस क्या है बच्चों, L, तो L स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई है रूट में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया होगा आपके, ओके। सिमिलरली जैसे ये डिस्टेंस रूट में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये भी इतनी ही हो जाएगी, क्योंकि ये r है भाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, बेस डिस्टेंस क्या है L। तो हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है जी। ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो यहां तक जो मैंने बताया अभी तक, फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, ये जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जों से मिलकर बना है, ठीक है। इसका मिडल पॉइंट O है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट मान लिया P, ठीक है। स्मॉल r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट P है,
P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस डाइपोल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये निकालने के लिए प्लस Q को P से मिलाया, माइनस Q को P से मिलाया। फिर हमने देखा प्लस Q से जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो आउटवर्ड जाएगा ऐसे, माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इनवर्ड आएगा माइनस Q की ओर। ओके, अब आप देखते हैं सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे आएगा इन दोनों के बीच में, E, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और जो E1 और E2 हैं ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन से, ठीक है, या ये कह दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर हैं। थीटा, ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ओके, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब आप इसमें देखते हैं कि E1 और E2 जो हैं ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगुलर पोजीशन पर हैं। E1 और E2 जो हैं हॉरिजॉन्टल कंडीशन से कुछ एंगुलर पर हैं, एंगल पर हैं। तो इनको आप अलग बनाइए, E1 ये है, E2 ये है, ये E है, नेट इंटेंसिटी। अब आप देखते हैं E1 और E2 जो है ये नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, ये थीटा। ओके, तो इस कंडीशन में ये E1 और E2 की जो वैल्यूज होंगी वे वर्चुअल बोली जाएंगी, वर्चुअल। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर सेपरेट होती है, किसी एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वर्चुअल बोली जाती है। रियल वैल्यू के लिए उसके हम कंपोनेंट निकालते हैं, और कंपोनेंट जो होते हैं वे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, या ये कह दो एक्सिस के जो पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। ये इसका एक्सिस है, डाइपोल का एक्स, इसके जो पैरेलल होंगे एक तो वे होंगे कंपोनेंट, और दूसरे होंगे वर्टिकल मतलब ऐसे जो इसके डाइपोल के एक्स के नॉर्मल में होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे वर्टिकल। तो यहां पर E1 और E2 के टू कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होंगे जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, या ये कह दो डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल होंगे, और एक ये होंगे जो इसके डाइपोल के एक्सिस पे नॉर्मल में होंगे, ठीक है जी। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस थीटा के सामने, ये जो थीटा है इसके फ्रंट आउट में एक आप लाइन खींचिए, आपने ये एक लाइन खींची है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन है। किसी भी ट्रायंगल में जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। किसी भी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लाइन। तो जब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये इसके पैरेलल है, मींस ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगी। और परपेंडिकुलर के लिए लेते हैं साइन वेरिएबल। तो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा, सॉरी E2 sin थीटा। परपेंडिकुलर की बात चले ना, तो परपेंडिकुलर के लिए आएगा साइन, तो E2 sin थीटा। ओके, अगेन रिवाइज, हमें क्या करना है, थीटा के सामने, थीटा के फ्रंट ऑफ एक लाइन खींचेंगे आप, ये खींची। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल में है, ठीक है। किसी भी, अब ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल में जो थीटा के फ्रंट ऑफ लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। जब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगी। और परपेंडिकुलर लाइन मींस ये हुआ कि यहां पर जब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए लिखा जाता है साइन थीटा। जैसे आप E का, अगर E का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट देख रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा E sin थीटा, परपेंडिकुलर में साइन आएगा। अगर F का देख रहे हैं फोर्स का, तो वो F sin थीटा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख रहे हैं तो उसके लिए आप साइन लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 sin थीटा, E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट E2 sin थीटा। ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं बेस कंपोनेंट पर।
बेस कंपोनेंट ये होंगे, बेस कंपोनेंट कह दो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह दो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या बेस कंपोनेंट, ये बेस पर आ रहे हैं, बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोस का यूज होता है। तो E1 का बेस कंपोनेंट हो जाएगा E1 कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली E2 का बेस कंपोनेंट हो जाएगा E2 कोस थीटा। ओके, दिस इज फिगर 1 and this is figure 2। फिगर 1 जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोजीशन बता रही है। फिगर 2 जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे इनसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। तो ये निकालने के लिए पहले इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे। ओके, तो पहले आप इसके कारण निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है पॉइंट P पर। तो ये हो जाएगा बच्चों E1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है बताइए, डायग्राम से ये डिस्टेंस हमको पता है कितनी है बच्चों, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो आप जो पॉइंट चार्ज के कारण, जो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूव करा रखा है, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के रिप्लेस डिस्टेंस आ जाएगी A से P तक की। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R मींस ये वाली डिस्टेंस प्लस Q से P तक की, प्लस Q से P तक की, ठीक है, प्लस Q से P तक की डिस्टेंस। तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस ये एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है। तो इसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी, ये प्लस है, अभी बताया मैंने प्लस है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वे कैसे जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, दूर जा रही हैं। तो मींस ए से दूर जा रही हैं AP डायरेक्शन में, AP डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो ये आ जाएगा बच्चों E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, सिमिलरली डिस्टेंस यही है, दोनों सेम है, सेम डिस्टेंस है, और जब इसका स्क्वायर होगा तो यही रूट हट जाएगा, तो यही आ जाएगा ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यही आ गया। बट अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो भाई प्लस Q के कारण थी, तब भी प्लस में आया, यहां पर चार्ज किसका है, माइनस साइन है, बट फिर भी मैं प्लस का ही लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अभी बताया मैंने, वो वेक्टर क्वांटिटी है। मींस इसका ये हुआ कि ये एक डायरेक्शन में चलती है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द साइन, ये चिन्ह पर निर्भर नहीं करती है, साइन पर डिपेंड नहीं करती कि साइन प्लस का है माइनस का है, इट इज डिपेंड ओनली ऑन डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये किसी भी साइन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो माइनस Q के कारण हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन द डायरेक्शन जो होगा ये किसकी ओर आएगा, माइनस Q की ओर आएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज की ओर होती है, इनवर्ड होती है। तो इनवर्ड होगी तो P से B की ओर हो जाएगी, ठीक है, PB डायरेक्शन। ओके, तो आपने देखा बच्चों E1 आ गया, E2 आ गया, ठीक है। अब आप इस फिगर 2 को देखिए, फिगर 2 ये हमसे कह रही है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब यहां पर देखिए E1 sin थीटा के साथ E1 आ रहा है, यहां पर sin थीटा के साथ E2 आ रहा है। ओके, अब आपने यहां पर देखा जो वैल्यू E1 की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही वैल्यू E2 की भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मींस E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, इन्हें आप E भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू दोनों की सेम है।
अब ये हुआ, इसमें देखेंगे आप फिगर 2 में ई साइन थीटा तो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर वर्टिकल अपवर्ड, और ये वर्टिकल डाउन जा रहा है, वर्टिकल अप जा रहा है, ये वर्टिकल डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है मींस ये तो प्लस में हो गया भाई, ये नीचे की ओर जा रहा है वर्टिकल डाउन, तो ये कोऑर्डिनेट के सिस्टम से देखें तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये इक्वल और अपोजिट हैं, ई साइन थीटा इक्वल है बट अपोजिट है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 विल बी कैंसल आउट, दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन सेम साइड, सो दे विल बी ऐड, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी फ्रॉम फिगर 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों बताया मैंने अभी, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, और ये जो है इक्वल और अपोजिट E1 E sin थीटा E2 sin थीटा, या ये कह दो E1 sin थीटा E2 sin थीटा, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई E इज इक्वल टू होगी इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगी, तो E इक्वल होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या भाई, E1 प्लस E2, तो ये आया बच्चों, ठीक है। अब बोर्ड पे जगह कम है तो हमें ये मिटाना होगा क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, तो ये चित्र तो आप समझ गए हैं, डायग्राम दोनों फिगर 1 फिगर 2, ठीक है जी। अब हम फिगर 1 को मिटाते हैं और इसके रिप्लेस आप इसको करेंगे। देखिए ये हो जाएगा अब आपका E इज इक्वल टू cos थीटा, आप ऐसे ही रहने दीजिए और यहां आ जाइए, देखिए E1 प्लस E2, अब आप यहां देखिए E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, E2 की वैल्यू यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों जो हैं आप देखते हैं इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, सेम है इनकी, और यहां पर रख दीजिए। तो जब दोनों ऐड होंगे तो 1 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू cos थीटा, और 2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया फ्रॉम फिगर 2, सॉरी फ्रॉम फिगर 1 से निकलेगा cos थीटा की वैल्यू, फ्रॉम फिगर 1, फिगर 1 से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b अपॉन h। अब उसमें फिगर 1 मिट चुकी है, फिगर 1 को मैं अगेन बना देता हूं दोबारा, ये लीजिए जी, प्लस q माइनस q, ये कितनी थी बच्चों, L थी, ये कितनी थी, R थी, और ये कितनी थी, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थी, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये थीटा है, तो अब अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू b, बेस ये है L, तो ये आ जाएगा बच्चों L अपॉन h हाइपोटेन्यूज, ये है बच्चों कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, किसमें है, ये रूट में है, तो रूट को अगर आप हटाएंगे तो पावर जो है 1/2 लिख सकते हैं, ओके, रूट हटा के पावर 1/2, तो ये आ गई भाई। ये cos थीटा की वैल्यू है, इस cos थीटा की वैल्यू आप यहां पर रख दें, ठीक है, इसमें रख दें cos थीटा के रिप्लेस, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू रखी L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है जी, और 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
ठीक है, तो अब देखिए आप, ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहां पर है 1 और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहां पर है 1/2। जब दो कंपोनेंट की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, इनमें पावर जो ऐड हो जाएगी। तो पावर यहां पर पावर क्या है 1 और यहां पर पावर क्या है 1/2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू L 1/4πε0 Q इंटू 2 को इसके साथ ले लीजिए 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, ये आ गई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी। अगेन मैं इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q के कारण निकाली, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड जाएगी, तो AP डायरेक्शन, E2 सेम यही आ जाएगा, बट डायरेक्शन जो होगी इनवर्ड होगी। ठीक है, माइनस Q के कारण, तो E2 ये आ गई। अब आपने देखा E1 और E2 जो हैं वे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हैं, तो आप इनके कंपोनेंट निकालेंगे। जब आप कंपोनेंट निकालते हैं तो आपने फिगर 2 अलग बना ली और इसमें देखा कि E1 और E2 जो है वैल्यू इन दोनों की सेम है, तो ये सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, वे सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ऐड कर दिया हमने, क्यों करे, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। या इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इनमें कॉमन है, तो cos थीटा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू ये रही, E2 की वैल्यू ये रही, ये दोनों उठाओ यहां पर ले आओ, ये ले आए तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू निकालने के लिए, cos थीटा के लिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है बच्चों, L है, अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लिख दी जाएगी, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो जो पावर है वे ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 ऐड हो गई, कितनी हो गई 3/2। ओके, ये आ गया। अब आप देखिए ये Q इंटू 12 ये क्या होता है, ये होता है बच्चों P, क्योंकि Q इंटू 12 इज इक्वल टू होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/4πε0 Q इंटू 12 के रिप्लेस P हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आपको मैंने जो पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो एल स्क्वायर होता है वो 100 लेस देन होता है आर स्क्वायर से, बिकॉज एल जो होती है वो एटम के जो आयंस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है और वो बहुत छोटी होती है, बहुत लेस होती है वो, तो एल स्क्वायर इज 100 लेस देन फ्रॉम आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, तो नेग्लिजिबल मान लेंगे तो इसको नहीं लेना है, यहां पर इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन, इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो क्या बचा बच्चों, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R की पावर 3। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपने प्रूव किया। ठीक है, समझ में आया आपके। अब देखिए इसका रिलेशन निकालते हैं, अक्षीय पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसके साथ इसका रिलेशन क्या है। ये बहुत पूछा जाता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अक्षीय पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये निकालने के लिए ये जो आपका जो फॉर्मूला अभी प्रूफ हुआ है ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर हुआ है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या है, 1/4πε0 P अपॉन R की पावर Q, ये है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। और पिछले लेक्चर में हमने समझाया था E ऑन अक्षीय पॉइंट, E ऑन अक्षीय पॉइंट ये क्या था 1/4πε0
2p/r की क्यूब, ये आया था इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, यहां पर आ रहा है 2p/r की क्यूब और यहां पर आ रहा है p/r की क्यूब। मींस ये हुआ कि अक्षीय पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल होता है। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग करके देख सकते हो आप, डिवाइडिंग टू सेकंड बाय फर्स्ट, अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा ई अक्षीयल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अक्षीय में देखिए क्या आई है 1/4πε0 2p/r की क्यूब अपॉन इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आई है बच्चों 1/4πε0 p/r की क्यूब, ये आई है। ठीक है, अब डिवाइड करने पर आप देखेंगे r की क्यूब से r की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका E अक्षीयल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। मींस ये प्रूफ हो रहा है कि जो अक्षीयल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होती है। ठीक है, या 2 टाइम्स होती है इसकी। ओके, तो आज का मैं समझता हूं आपका टॉपिक आज जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। इसको जब तक आप दोबारा नहीं करके देखेंगे तब तक ये अधूरा ही माना जाएगा, आप इसे परीक्षा में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको दोबारा करके देखें, फिर 2-3 बार करके देखें, और अगर कुछ कम समझ में आया तो वीडियो को पुनः दोबारा एक बार और देखेंगे तो आपके बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।